जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी साथी एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे। अपनी तैयारी में एकदम शानदार तरीके से आप सभी जुटे होंगे। पूरी उम्मीद है, आशा है कि आप सभी सॉरी आप सभी जो भी जितना पढ़ते हैं उसका बहुत अच्छे से रिवीजन करते हुए डेली चल रहे होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप हर एक टॉपिक के साथ कर रहे होंगे। बताएंगे कैसे हैं आप सबके हालचाल, कैसी चल रही है तैयारी, कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी, दर्द, तकलीफ। मैं चेक कर लूँ हमेशा की तरह एक क्वेश्चन के साथ आप सभी का रिवीजन। और क्वेश्चन है आज आपसे मेरा, कल की क्लास से, अच्छा कल तो हमने क्वेश्चंस की क्लास की थी, एक नया टॉपिक शुरू करेंगे तो चलो आज आपके हालचाल ही पूछ लेते हैं। कल तो क्वेश्चंस वाली क्लास थी ना, खूब सारे क्वेश्चन पूछ लिए थे। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। सर क्या टीचर के एग्ज़ाम इससे क्लियर होगा? भाई टीचिंग के सब्जेक्ट आप एक बार देख लीजिए। टीचिंग के एग्ज़ाम में जो आपके नॉर्मल लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें साइंस जनरल पूछी जाती है, वो मेरी फिजिक्स से कवर हो जाएगी। लेकिन अगर आप बड़े लेवल की बात करें, पीजीटी, टीजीटी, तो उस स्तर पे ये साइंस काम नहीं आएगी आप। सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं एकदम बहुत अच्छा हूँ भाई, मोहम्मद आमिर भाई, महक, उदयराम, उत्तम चतुर्वेदी भाई, आलोक, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। धर्मेंद्र बाबू, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है भाई आप सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार हैं। पढ़ते समय नींद आती है, कैसे रोकें? देखो, नींद आने का कारण होता है या तो हमने अपनी नींद पूरी नहीं की है। नींद पूरी कितने घंटे में होगी? तकरीबन 7 से 8 घंटे। आप सोइए अच्छे से, अब आपकी नींद पूरी होगी, आप बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। दूसरा नींद आने का कारण होता है कि हम तनाव में हैं, स्ट्रेस में हैं, हम ज़्यादा सोच रहे हैं, पढ़ाई करने की बजाय अपने भविष्य की चिंताओं को लेकर ज़्यादा चिंतित हैं, हम उलझनों में उलझे हुए हैं। उन चिंताओं से थोड़ा निकलिए, अपने आप को रिलैक्स रखिए। तीसरा, हम कोई भी किसी तरह की एक्सरसाइज या मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं। एक्सरसाइज और मेडिटेशन को अपनी पढ़ाई का एक पार्ट बनाइए। सुबह उठने के बाद एटलीस्ट आपको 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपको पढ़ी हुई चीज़ें याद रहें, आपके दिमाग पर स्ट्रेस ना रहे, आपको पढ़ते समय नींद ना आए, आप पढ़ते समय रिफ़्रेश फ़ील करें, तो आपको मेडिटेशन करना होगा। चौथी चीज़, आप अपने साथ गर्म पानी रखिए, हल्का-हल्का बीच में सिप-सिप करके उसे पीते रहिए, आपको बिल्कुल कोई भी कैसी भी नींद नहीं आएगी। 5वीं चीज़, इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। अगर आप किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेते हैं तो आपकी नींद खुद ही उड़ जाती है, खुद ही खुल जाती है। चलिए, सभी को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ प्यार भरा मेरा नमस्कार और मकर मकर संक्रांति की बहुत सारी सभी को शुभकामनाएँ। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। हम एक नया पाठ आपका शुरू कर रहे हैं और इस पाठ का नाम है आपका प्रेशर यानी कि दाब। दाब यानी कि प्रेशर। आज तक हम जो प्रेशर के बारे में जानते हैं वो ये है कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, पी बराबर एफ बटे ए होता है और इसका मात्रक पास्कल होता है। लेकिन अभी तक आपको ये भरोसा हो गया होगा, गुरुजी हम बस 2-3 घंटे की नींद ले रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। एक एक मिनट मैं आपका और लेना चाहूँगा यहाँ पे। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि हम नींद के समय को कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, तो हमारी सारी मुश्किलों का समाधान हो जाएगा। जबकि आप उठाकर देखिए, होता क्या है कि कई बार हम सोए मान लीजिए 12 बजे और सुबह हम दिखाएँगे कि यार मेरे को पढ़ना है, सुबह हम 4 बजे उठे। जब सब लोग सो रहे हों और आप उठ जाएँ, तो आपको एक अच्छा फ़ील होता है। आप जल्दी लाइब्रेरी चले जाएँ, जब पूरी लाइब्रेरी खाली है, तो मन में एक एक्साइटमेंट आता है कि यार वाह! मैं सभी से कुछ आगे कर रहा हूँ। लेकिन पता चला 4 बजे आप उठ गए, 5 बजे तक पढ़ने-वढ़ने बैठ गए, 1 घंटे पढ़े, फिर आपको नींद आनी शुरू हो गई। फिर 6 बजे की स्थिति ये हो गई, आपका दिमाग ऐसे ब्लॉक सा हो गया, चोक सा हो गया कि ना तो आप पढ़ पा रहे हैं और ना ही आप सो पा रहे हैं। आपके सर में दर्द बनना शुरू हो जाएगा आधा घंटे में। उसके बाद आपको कुछ भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 1 डेढ़ घंटे के बाद फिर से सोना पड़ेगा। अब फिर आप 9 बजे सोए, आप सोच के सोए कि 20 मिनट सोऊँगा और उन 20 मिनटों में कब आपके 2 घंटे निकल जाते हैं आपको नहीं पता लगता है। 11 बज गए, फिर भी आपके सर का दर्द बंद नहीं है। आपने सोचा थोड़ी देर रील चला लूँ, टहल आऊँ, दोस्तों से बात कर लूँ। समझो, कितना सारा टाइम आपने ऐसे ही वेस्ट कर लिया। असल में हमारी मेंटालिटी पढ़ाई के समय पे ये होती है, 2 मेंटालिटी होती हैं कि एक तो सोना कम है और सुबह जल्दी उठना है। और मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी गलतियाँ आपकी ये हैं। आप कम से कम अपनी 7 से 8 घंटे की नींद रखिए। अरे दिन में 24 घंटे हैं, आप 8 घंटे सो भी लोगे, तो 16 घंटे आपके पास बचते हैं। आप उन 16 घंटों को यूटिलाइज़ करिए। उन 16 घंटे में से अगर आपके पास कोई काम-धाम नहीं है, किसान परिवार से संबंध आपका नहीं है या घरवालों ने थोड़ा फ्री छोड़ रखा है कि आपको खेती-बाड़ी के काम में हेल्प नहीं करनी है, घर के काम में मदद नहीं करनी है, तो 16 में से तकरीबन आप 10 घंटे पढ़ने को निकालिए। सफिशिएंट हैं 10 घंटे, 11 घंटे, बहुत हैं। तो आप नींद के समय को कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए।
अपनी एक्सरसाइज थोड़ी बहुत जो आप करते हैं उसके टाइम को कॉम्प्रोमाइज मत करिए। देखिए होता क्या है, बॉडी की टेंडेंसी है कि बॉडी को एक फिक्स टाइम फ्रेम में आराम चाहिए, कि भाई बॉडी कहती है मुझे इतना आराम चाहिए ही चाहिए। अगर आप अपने शरीर को उतना आराम नहीं देते हैं, आप डेली दो तीन घंटे सो रहे हैं, तो एक दिन कर पाएंगे, 2 दिन कर पाएंगे, तीसरे दिन आपका दिमाग ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा, आपका शरीर सुस्त होना शुरू हो जाएगा। 5 6 7 दिनों के बाद आप बीमार पड़ जाएंगे, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। शरीर 7 दिन वहां आराम लेगा मस्त तरीके से। शरीर कहेगा ले तू तो ही करवा रहा था मुझे आराम, अब मैं तो अपना आराम लूंगा चाहे जैसे दे, या तो दिन के 8 घंटे दे दे, या तू मुझे लगातार 7 दिन 56 घंटे दे दे। फिर वही स्थिति आपकी आनी शुरू हो जाएगी। तो शरीर तो अपना आराम ले लेगा, अब बीमार होकर आप सोचिए आपका नुकसान हो जाएगा निश्चित तौर पर। चलो, तो आपको इस तरीके से चलना है कि अपनी नींद को तो पूरी रखो, मेडिटेशन और एक्सरसाइज अपनी हैबिट में थोड़ा सा जोड़ लीजिए। मेडिटेशन के बारे में अब मैं क्लास के लास्ट में आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कैसे करना है, क्या फ़ायदे हैं। अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, तो प्रेशर के बारे में हम जानते हैं कि P = F/A और इसका मात्रक पास्कल होता है, लेकिन अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा अब तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हर चैप्टर में, फिजिक्स में काफ़ी गहराइयाँ हैं। जितना हमने पढ़ा है, जितना हमें आता है, सिर्फ उससे बात नहीं बनेगी। वैसे ही आपको यहाँ भी कई सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आपका सबसे पहले प्रश्न होगा कि दाब की परिभाषा क्या है। तो देखिए, दाब की जो परिभाषा है वो 3 प्रकार से परिभाषित होती है। आओ पहले उन प्रकारों को जानते हैं। देखिए, दाब की परिभाषा को मैं 3 प्रकार से परिभाषित करूंगा। हर एक की परिभाषा अपनी अलग अलग होगी, जिसमें पहला मैं परिभाषित करूंगा ठोसों का दाब। ठोसों का दाब यानी कि प्रेशर ऑफ सॉलिड्स। दूसरा मैं परिभाषित करूंगा द्रवों का दाब। द्रवों का दाब यानी कि प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। तीसरा मैं परिभाषित करूंगा गैसों का दाब यानी कि प्रेशर ऑफ गैसेस। अब हम दाब की परिभाषा पढ़ेंगे, क्योंकि दाब की परिभाषा ठोस, द्रव और गैस के लिए बिल्कुल अलग अलग होती है। सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए, तीनों के लिए प्रेशर की डेफिनेशन जो है वो टोटली डिफरेंट है। तो इसको फटाफट नोट करिए, फिर आगे चलें। और सबसे पहला पोर्शन पढ़ेंगे हम प्रेशर ऑफ द सॉलिड्स, और हर एक की डेफिनेशन कैटेगरी के हिसाब से ही बनेगी। प्रेशर न्यू चैप्टर है, बिल्कुल गौरव। ठीक है, विनोद कुमार डाली सिंह बाद में बात करेंगे। अभी पहले लगभग 40 मिनट पढ़ाई करते हैं जम के, और फिर हम अपने सामान्य जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। नोट हो गया, आगे चलिए। तो आप सबसे पहली हेडिंग डालिए प्रेशर ऑफ सॉलिड्स। ये शॉर्ट में मैंने प्रेशर लिख दिया, प्रेशर ऑफ सॉलिड्स, ठोसों का दाब। ठोसों का दाब। तो देखिए, अगर हम केवल एक ये डेफिनेशन पढ़ते हैं कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, अगर मैं एक ये डेफिनेशन केवल पढ़ूं और कहूं कि ये दाब हो गया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इतने में तो आपको ये भी फर्क नहीं पता लगता कि दाब और बल में क्या अंतर है। इस डेफिनेशन से तो ये भी समझ नहीं आता, आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि दाब और बल क्या होते हैं, आपको उनमें दोनों में समानताएं लगती हैं। अभी समझेंगे कि क्या होते हैं। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। आओ जरा एक बार समझते हैं कि क्या होता है। देखो मान के चलिए ये एक दीवार है, ये एक वॉल है, दीवार, और इस दीवार में मैं दो तरह की कील ठोकता हूं। एक कील तो मेरे पास ये है, ठीक है, और एक कील मेरे पास ये है। दोनों ये इस तरह की कील है। नेल्स जो होते हैं आपके, चोभा मान लो, चोभे, एक चोभा सामने से फ्लैट है और एक चोभे में नोक बनी हुई है। मैं दोनों में मान लो 50 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं, दोनों पर मैंने बराबर बल लगाया। मुझे बताइए दीवार में कौन ज्यादा गढ़ जाएगी, नंबर 1 या नंबर 2? बताइए। मैं आज आपसे अंत में 40 मिनट पढ़ने के बाद 10 मिनट आपके
मुख्य डाउट्स पर चर्चा करूंगा। मेरी एक बात छेड़ते ही बहुत सारे डाउट्स आपके आ रहे हैं और मैं संभव कोशिश करूंगा अपने अनुभव के आधार पर या जिन चीज़ों को मैंने फेस किया है उनसे मैं कैसे निकला, क्या समस्याएं तैयारी के दौरान हो सकती हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे बट क्लास के बाद में, ताकि जो अनइंटरेस्टेड बच्चे हैं वो अपना क्लास लीव कर देंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे कि देखो नुकीली कील जो है इसके गढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं या ये ज़्यादा अंदर तक गढ़ जाएगी। अब आप एक मुझे बताइए कि इनमें फोर्स तो मैंने बराबर लगाया है, यानी कि मैंने बाहर से जो ताकत लगाई है वो तो दोनों में बराबर लगाई है, लेकिन गढ़ दूसरे नंबर की ज़्यादा रही है। तो देखो ये जो गढ़ना है ना, किसी भी चीज़ का पेनेट्रेट करना, यही दाब कहलाता है, यही प्रेशर कहलाता है। तो अगर मैं इन दोनों में देखूं, फोर्स तो दोनों में बराबर है। अगर मान लो मैं इसमें लगाए गए फोर्स को F1 कहूँ, इसमें F2 कहूँ, तो फोर्स तो दोनों में बराबर है। अगर मैं इसमें लगने वाले दाब को P1 कहता हूं और इसमें लगने वाले दाब को P2 कहता हूं, तो आप पाएंगे कि दाब जो है, प्रेशर जो है, वो दो में ज़्यादा लगा है एक से। फिर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताइए इन दोनों कीलों का कितना हिस्सा इस दीवार के संपर्क में आया है। तो आप कहेंगे कि देखो दीवार के संपर्क में इस कील का इतना हिस्सा आ रहा है और इस कील का केवल इतना सा हिस्सा आ रहा है। इस पूरे क्षेत्रफल को मैं बोलता हूं A1 और इस पूरे क्षेत्रफल को मैं बोलता हूं A2। तो आप ये कहेंगे कि भैया जी A2 कम है और A1 ज्यादा है। ठीक है, P क्या है? प्रेशर। लिख लीजिए, P से क्या दिखा रहे हैं हम? प्रेशर, यानी कि दाब। F से किसे दिखा रहे हैं हम? बल को दिखा रहे हैं, यानी कि फोर्स को दिखा रहे हैं। और A से किसको दिखा रहे हैं हम? एरिया को दिखा रहे हैं, क्षेत्रफल को। तो एक बात यहां से ये स्पष्ट होती है कि अगर बल समान है, अगर फोर्स कांस्टेंट है, तो जो क्षेत्रफल कम होगा वहां पर ज्यादा दाब लगेगा और जो क्षेत्रफल कम होगा, ज्यादा होगा, वहां पर कम दाब लगेगा। यानी कि अगर फोर्स कांस्टेंट है, बल नियत है, तो प्रेशर और एरिया का उल्टा संबंध होता है। अब देखो, अगर आप फोर्स को भूल जाओ, फोर्स तो कांस्टेंट है, इसको भूल जाओ, तो दाब और क्षेत्रफल का उल्टा रिलेशन रहेगा। जहां पर क्षेत्रफल ज्यादा होगा वहां पर दाब उल्टा होगा, दाब कम होगा, और जहां पर क्षेत्रफल कम होगा वहां पर दाब ज्यादा होगा। उल्टा संबंध है ना। उल्टे संबंध को हम ऐसे ही तो लिखते हैं, सीधा संबंध होता है इसका इससे तो सामने लिखते, उल्टा संबंध है तो नीचे। जरा बताओ, क्या आपको फॉर्मूले की फीलिंग आई कि प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स और प्रेशर में फर्क समझ आया, और कैसे एरिया के कम होने से प्रेशर बढ़ेगा और एरिया के ज्यादा होने से प्रेशर बढ़ेगा? ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई? एक बार बताइए। अब आप चाहें तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि बल, आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी परिभाषा बनती है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल दाब कहलाता है। मतलब केवल रटना नहीं है, आपको थोड़ा सा समझना है। आप कहेंगे कि फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ऐसे ही बनती है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत सारी बुक्स में आपको ऐसे भी दिखेगा कि बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को दाब कहते हैं। द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बल तथा क्षेत्रफल का अनुपात, बल तथा क्षेत्रफल का अनुपात दाब कहलाता है। यानी कि रेशियो ऑफ फोर्स टू एरिया इज कॉल्ड एज रेशियो ऑफ फोर्स टू एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। बहुत बढ़िया अभिषेक, आप ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो आप ये माने
कि जहां पर क्षेत्रफल कम होगा वहां पर उतनी ही ताकत लगाने से वो चीज ज्यादा अंदर तक जाएगी। मतलब क्षेत्रफल कम होने से दाब बढ़ता है। बस इतना याद रखें कि एरिया के साथ प्रेशर का उल्टा रिलेशन चलता है। अगर नोट हो जाए तो एक बार थम्स अप करेंगे, फिर हम आगे बढ़ें। ठीक है, चलो, ये सभी को क्लियर है। अब आगे चलें। जैसा कि हम वादा करते हैं, एक फॉर्मूला बनाएंगे। देखो, प्रेशर बराबर एफ बटे ए, इसी से मात्रक बनाना सीखेंगे। आओ मात्रक बनाएं इसके। तो अगर आप मुझसे पूछें इसकी यूनिट, इसका मात्रक, तो आप कहोगे एक तो सूत्र से बनेगा, फॉर्मूले से। तो फॉर्मूले से बनने वाला मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स की यूनिट न्यूटन है और एरिया की मीटर स्क्वायर है। अगर आप मुझसे इसका एसआई मात्रक पूछें तो एसआई मात्रक हो जाएगा पास्कल। एसआई मात्रक हो जाएगा इसका पास्कल। अब देखिए बहुत ज़्यादा जो दाब के मात्रक हैं, मतलब मैं मानता हूं कि ऐसे तो बहुत सारी राशियों के बहुत सारे मात्रक हैं, लेकिन हमें सारे नहीं पढ़ने। बट प्रेशर के सारे ही मात्रक इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आप पढ़ते होंगे कि इसका मात्रक बार भी है और इसका मात्रक टॉर भी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, बहुत सारे इसके मात्रक हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, बहुत सारे साथी एक ही जगह पे सारे मात्रकों को पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं है, हर एक मात्रक अलग अलग जगह इस्तेमाल होता है। अभी के लिए फिलहाल यही दो मात्रक आप याद रखिए। भाई कैसी राशि है या डायमेंशन बताओ पहले इसकी। डायमेंशन विमा। तो डायमेंशन के लिए आपको फोर्स की डायमेंशन याद होनी चाहिए। न्यूटन के लिए हम क्या डायमेंशन लिखते हैं, mL/t-2। ठीक है। और एरिया के लिए, मीटर के लिए एल लिखते हैं L⁻²। अब ये पावर एक है एल की, और दो पावर नीचे से आकर माइनस की हो जाएंगी, और t-2। तो डायमेंशन हो जाएगी mL⁻⁻1 और t-2। ये इसकी विमा हो जाएगी, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। तो जिन साथियों को समझ नहीं आया वो सिर्फ इतना याद रख लीजिए। उसके बाद प्रश्न आएगा कि ये एक कैसी राशि है। तो ये एक अदिश राशि है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जो प्लस माइनस से खेलना जानते हैं वो आइए देखिए। न्यूटन क्या है, न्यूटन यहाँ से लीजिए। फोर्स, फोर्स कैसी राशि है, एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसको माइनस लेंगे। ये कैसी राशि है, देखो एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश ही राशि है, इसे भी माइनस लेंगे। माइनस माइनस प्लस, इसलिए ये एक अदिश राशि होता है। जिनको ये माइनस माइनस समझ में आया ठीक है, जिनको नहीं आया वो सीधा याद करो कि ये एक अदिश राशि है। भैया जी मुझे फिजिक्स 12th में भी समझ नहीं आया, अब सब समझ आ रहा है, थैंक यू, बहुत सारा आभार आपका। टुनटुन कुमार भारती, टेस्ला भी होता है सर। देखो, आप जब पूरी तरह कंफर्म ना हो तो पूछा करो, ऐसे क्वेश्चन मार्क डालो, क्या सर टेस्ला भी होगा, तो मैं कहूँगा नहीं। मुझे आसान लगेगा कि हाँ मैंने आपको समझा दिया, लेकिन आप पहले ही मान बैठे, गलत चीज़ को मान बैठे, टेस्ला भी होता है सर, तो मैं कैसे निकालूं आपके दिमाग से उस चीज़ को। नहीं होता है भाई, टेस्ला तो मैग्नेटिक फील्ड में आएगा। इसका सूत्र न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं है, समझ गए, ये सूत्र से बनने वाला मात्रक है, इसका मतलब मैं ये लिखता हूँ। टुनटुन आपने दो बात बताई है, दोनों ही गलत। भाई शिवम, मैं ऐसे नहीं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। देखो स्केलर वेक्टर में क्या डिफरेंस है ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। विमाएं आपको नहीं निकालनी आती हैं, आपने शायद फिर शुरू से क्लास नहीं ली है या बीच में स्किप कर दिया है। आपके सभी प्रश्नों के जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। यहाँ इसलिए संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये मान लो कि समझा ही नहीं पाऊंगा मैं उतना अच्छा। वहाँ पे पूरी एक एक क्लास मैंने वहाँ लगाई है इन चीज़ों की। प्लीज़ आप एक बार, रिक्वेस्ट है, वहाँ जाकर देखो, शुरू से क्लास देखो, मतलब आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया राजेश। तो बताएंगे सभी साथी कि हाँ यहाँ तक हमें क्लियर है। चलिए,
तो ये मेरी बात समझ में आ गई कि दाब क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। और जहां पर एरिया कम होगा वहां प्रेशर ज्यादा होगा, जहां एरिया ज्यादा होगा वहां प्रेशर कम होगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के उल्टे चलेंगे। उसके बाद इसका फॉर्मूला P बराबर है बटे ए यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, और डायमेंशन इसकी ये होती है। अब देखो इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है। जैसे आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, अच्छा इसके लिखिए उदाहरण, इसके एग्जाम्पलों से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा कि रेलवे ट्रैक पर लकड़ी या सीमेंट के स्लीपर क्यों बिछाए जाते हैं। रेलवे ट्रैक पर लकड़ी या सीमेंट के स्लीपर क्यों बिछाए जाते हैं। रेलवे ट्रैक पर लकड़ी या सीमेंट के स्लीपर क्यों बिछाए जाते हैं। देखिए कहाँ देखा होगा आपने ऐसा, रेलवे ट्रैक पर लकड़ी या सीमेंट के स्लीपर। आओ भाई, हाँ, सीमेंटेड स्लीपर्स ऑन रेलवे ट्रैक। आजा भाई, रेलवे ट्रैक यहाँ से मिल जाएगा। देखिए आपने इस तरह से जरूर देखे होंगे, अगर कोई रेलवे ट्रैक बन रहा है उस पर लकड़ी या सीमेंट के इस तरह से स्लीपर बिछा दिए जाते हैं। अच्छा ये लकड़ी या सीमेंट, ये लकड़ी के होंगे या सीमेंट के, क्यों बिछाए जाते हैं ऐसे। देखो बिछाए इसलिए जाते हैं क्योंकि अगर मान लो ये स्लीपर ना हो तो सारा का सारा जो ट्रेन का वजन है, भार है, फोर्स जो है, देखो वजन भार फोर्स सब एक ही बात है, किस पर लगेगा, पूरा पटरियों पर लगेगा। और आप जानते हैं कि भाई पटरी तो बहुत पतली है, पटरी तो बहुत पतली है, इतनी पतली सी है, इसका एरिया देखो कितना सा है, यहाँ देखो इतनी पतली है, इसका एरिया बहुत कम है। और एरिया अगर कम है, क्षेत्रफल अगर कम है, तो गढ़ने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी। फील करिए, वो नोक वाली कील का एरिया ही तो कम था, पतली थी, नुकीली थी, इसलिए उस पर जो बल लगा उससे वो गड़ गई। तो अगर मान लो बोगी का वजन 100 न्यूटन है, फॉर एग्जाम्पल 100 न्यूटन है, अब 100 न्यूटन इतने थोड़े से एरिया को झेलना पड़ेगा, तो ये नीचे गड़ सकती है। हमने क्या किया कि इसका एरिया बढ़ा दिया, साथ ही हाथ बढ़ाना, मिलकर बोझ उठाना, हमने इसका एरिया बढ़ा दिया, अब एरिया पूरा ये हो गया। ठीक है, अब अगर एरिया बढ़ गया तो ये 100 न्यूटन इस पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सबको थोड़ा थोड़ा संभालना पड़ेगा, तो इसके गढ़ने के जो चांसेस हैं वो ना के बराबर हो जाएंगे या होंगे ही नहीं। तो रेलवे ट्रैक पर सीमेंट या लकड़ी के स्लीपर इसलिए बिछाए जाते हैं ताकि हम क्षेत्रफल को बड़ा कर दें जिससे दाब कम लगे। मेरी बात से आप सहमत हो, ये उसका उत्तर हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि क्षेत्रफल बढ़ने पर दाब कम होता है, इसका उत्तर हो जाएगा क्षेत्रफल बढ़ाने पर क्षेत्रफल बढ़ाने पर दाब घट जाता है, यानी कि ऑन इंक्रीजिंग एरिया, ऑन इंक्रीजिंग एरिया प्रेशर रिड्यूसेस। जो दाब है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, बिल्कुल घट जाता है। जरा बताएंगे, हाँ जी मुझे ये बात आपकी समझ में आ गई है। अब देखो आप अपने मन में एक बात सोचो कि जहां पर आपको प्रेशर कम करना है वहां एरिया बढ़ा दो, और जहां पर प्रेशर ज्यादा करना है एरिया घटा दो। आपके दैनिक जीवन में बहुत सारी जगह पर आपको प्रेशर कम करना होता है और बहुत सारी जगह पर प्रेशर बढ़ाना है। जैसे यहां पर हमारा टारगेट था प्रेशर कम करना, लेकिन एक चाकू है और आप चाकू से सेब काट रहे हैं, तो आप क्या चाहेंगे कि आप मान लो एक निश्चित ताकत लगा सकते हो, आपने कहा जी मैं इतने से ज्यादा ताकत नहीं लगा सकता, तो आप क्या चाहोगे कि उतनी ही ताकत पर वो चाकू सेब में कम अंदर तक धसे या ज्यादा अंदर तक धसे। शायद आपकी चाहत होगी कि ज्यादा अंदर तक धसे। अच्छा मान लो मैंने चाकू ऐसा ले लिया जिसकी नोक जो है पतली नहीं है, चाकू आप देखते होंगे उसकी धार पतली होती है, मैंने कहा धार पतली ना होगी, धार मोटी है उसकी, पैनी नहीं है। आप फोर्स निश्चित लगा सकते हो, ताकत जो लगा सकते हो निश्चित लगा सकते हो, आप उतनी ही ताकत से लगाओ,
फिर एक दूसरा चाकू लो जिसकी धार बहुत पतली हो और उतनी ही ताकत लगाओ, तो कौन सा चाकू ज़्यादा धस जाएगा? आप कहोगे निश्चित तौर पर जिसकी धार पतली है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम है, तो उतने ही बल लगाने पर उसके द्वारा लगाया गया प्रेशर बढ़ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि कील क्यों नुकीली बनाई जाती है, या चाकू की धार क्यों पतली बनाई जाती है। तो इसी का उदाहरण है ये। नंबर 2 लिखिए, कील नुकीली बनाई जाती हैं, कील नुकीली बनाई जाती हैं, यानी कि नेल्स आर मेड शार्पन, नेल्स आर मेड शार्प। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है इसका, चाकू की धार पतली बनाई जाती है। ठीक है, यानी कि नाइफ एज मेड थिन। अब देखो इससे दो सवाल बन सकते हैं, पूछेगा इनमें से कोई भी एग्जाम्पल दे देगा कि रेलवे ट्रैक पर लकड़ी सीमेंट के स्लीपर बिछाए जाते हैं, कील नुकीली बनाई जाती है, चाकू की धार पतली बनाई जाती है। बोलेगा किसका उदाहरण है? आप कहोगे दाब का। ऑप्शन में होगा दाब का है, उत्प्लावन बल का है, ताप का है, घनत्व का है। तो आप कहोगे जी दाब का उदाहरण है। या वो ऑप्शन ऐसे देगा, क्योंकि मान लो कील नुकीली बनाई जाती हैं क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ने से, कील का क्षेत्रफल बढ़ने से दाब घट जाता है। नहीं, कील का क्षेत्रफल घटने से दाब बढ़ जाता है। जी हाँ, ये उत्तर हो जाएगा उसका। और बाकी कोई दो ऑप्शन दे देगा। मैं कुल मिलाकर कह रहा हूं कि आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आप प्रश्न का उत्तर कर आओगे। दीपक कश्यप, वो आपको फ्लूइड के प्रेशर में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये बातें जरा बताइए, समझ में आ गई? दूसरा एक बहुत फेमस एग्जांपल है कि सूटकेस के हत्थे चौड़े बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि अगर मान लो सूटकेस है, उसमें सामान बहुत सारा है, वजन बहुत सारा है, अगर उसका हैंडल बहुत पतला है, किसके जैसा, जैसे आप पॉलीथिन में सामान लेके आते हो घर से, बाजार से घर के लिए, तो अगर आपने एक पॉलीथिन में मान लो 5 किलो सब्जी भर ली दोनों हाथों में, बाइक पे ऐसे बैठ के लटका के आ रहे हो, 10 किलोमीटर दूर बाजार से आपका घर है, आप जब घर उतरते हो तो देखते हो कि आपके हाथों में गड़ जाती है वो पॉलीथीन बुरी तरह। अगर सूटकेस के हैंडल भी इतने पतले बनाए जाएं तो आपके हाथों में गड़ जाएंगे, क्योंकि एरिया कम है, बहुत पतले हैं तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, इसलिए वो चौड़े बना दिए जाते हैं ताकि एरिया बढ़ जाए तो प्रेशर घट जाए। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सूटकेस के हत्थे चौड़े बनाए जाते हैं, सूटकेस के हत्थे चौड़े बनाए जाते हैं, सूटकेस हैंडल मेड ब्रॉड, ऐसे लिख सकते हैं इंग्लिश वाले। ठीक है, तो हर एक एग्जाम्पल में आप ये देखिए कि अगर एरिया, अगर आप चाहते हैं, अपनी चाहत को देखिए पहले कि उस चीज़ को लेकर आपकी चाहत क्या है। अगर आपकी चाहत है कि प्रेशर कम करना है तो उसका एरिया बढ़ा दो, अगर आपकी चाहत है प्रेशर ज़्यादा करना है तो उसका एरिया घटा दो। सिर्फ इतनी सी बात है, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। तो एक बार अगर नोट हो गया हो प्लीज़ थम्स अप करेंगे, फिर हम लोग चलें अगले मुद्दों पर। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखिए, देखो जिसको विमा समझ नहीं आई भाई, वो तो देखो पुरानी क्लासेस, क्योंकि डायमेंशन का कॉन्सेप्ट आपको तभी क्लियर होगा। ये ऐसा नहीं है कि कोई 2 सेकंड में बताने वाला कॉन्सेप्ट है, या जिसको प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया वो एक बार प्लीज़ पुरानी क्लास देख लो, शुरू से क्लास देख लो, उनको अपने आप समझ में आ जाएगा। अब जिन लोगों को ये समझ नहीं आए हैं एग्जाम्पल, आप ये सोचिए कि एक ट्रेन जा रही है पटरी पर, आप क्या चाहते हैं कि ट्रेन के वजन से, भाई ट्रेन का वजन तो सारा पटरियों पे पड़ेगा, तो आप क्या चाह रहे हैं कि ट्रेन के वजन से पटरी धंस जाए? नहीं, आप नहीं चाहोगे। अच्छा, आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप ट्रेन का धंसना नहीं चाहते हो तो आप पटरियों को चौड़ा बनाओ।
अब अगर आप पटरियां बहुत चौड़ी बनाओगे तो पहले तो देखो पटरी बनी होती है एक अच्छे खासे लोहे की, बहुत कीमती लोहे की बनती हैं, पहले तो हमारी कॉस्ट बहुत आ जाएगी। दूसरा, फिर तुम्हें ट्रेन के पहिए भी उतने ही बड़े बनाने पड़ेंगे, और सोचो कितने बड़े पहिए बनेंगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, उतना ज़्यादा उसका वजन भी बढ़ेगा। तो हम उसमें तो कोई बदलाव नहीं करते हैं। हम प्रेशर को कम करने के लिए गढ़ने की जो प्रवृत्ति है, जो गढ़ने के चांसेस हैं, उसे कम करने के लिए क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। तो हम कह कुछ ना कुछ उसके नीचे बिछा देते हैं जिससे कि एरिया बढ़ जाए। चाकू के केस में या कील के केस में मैं चाहता हूं कि वो गढ़े, तो मैं उनको पतली बना देता हूं, उनकी धार पतली बना देता हूं, नोक पतली बना देता हूं, यानी कि उसका एरिया मैं कम कर देता हूं, छोटा कर देता हूं उन्हें, जिससे कि लगने वाला बल ज़्यादा लग जाए। टूट केस में मैं चाहता हूं कि यार मेरे हाथ पे गढ़े ना, मैं चाहता हूं कि मेरे हाथ पे कम दाब लगाए, कम दाब ज़्यादा क्षेत्रफल, तो मैं उसके हत्थे चौड़े बना देता हूं। तो सूटकेस के हत्थे को मैं चौड़ा बना देता हूँ, ताकि जब मैं उसे पकड़ूं तो मेरे हाथ पे एक ज़्यादा हिस्सा वो घेरे। अगर कम हिस्सा घेरेगा तो उतने हिस्से को दबाएगा, ज़्यादा हिस्सा घेरेगा तो पूरे हिस्से पर दाब जो है बट जाएगा, प्रेशर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब बताओ जरा, हाँ जी मुझे समझ में आ गई है? एक बार सभी साथी थम्स अप करें, फिर हम आगे बढ़ें। आपसे पढ़कर ऐसा लगता है फिजिक्स जादू है, इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। थैंक यू, आपका बहुत सारा आभार। तो लगभग 90% साथियों का डाउट क्लियर हो चुका था, कुछ 10% थे। एक बार वो बताएंगे अब क्लियर है? अगर हाँ तो फिर अगली हेडिंग डालिए और हम आगे चलें, जिसका नाम है घनत्व, यानी कि डेंसिटी। और डेंसिटी को इस चैप्टर में, अच्छा पहले यहाँ तक का डाउट क्लियर करिए, क्योंकि कुछ भी आगे कहने से पहले मैं एक बार आपको पुरानी चीज़ें क्लियर कर लूँ। ठीक है, सब कुछ ओके है, क्लियर है बिल्कुल। बाल्टी के हत्थे भी थोड़े इसीलिए चौड़े बनाए जाते हैं। ज़्यादा चौड़ा हम इसलिए भी नहीं बना सकते, देखो आपके हाथ में ही नहीं आएगा बाल्टी का हत्था, तुम कहो जी फिर तो बहुत चौड़ा बना लो, हाथ में ही नहीं आएगा। दूसरा, मान लो इतना चौड़ा बना लिया, तो समस्या ये है कि उसमें मटेरियल बहुत लगेगा। तो हम एक नॉमिनल बात करते हैं कि ना ज़्यादा मटेरियल लगे और ना ही हमारे हाथ में वो गड़े, ना इतना बड़ा बनाओ ना ही इतना छोटा बनाओ। हाँ बिल्कुल, आप ये लिख सकते हैं न्यूटन मीटर की पावर -2, ये तो शायद अब पूछने की कोई बात ही नहीं है, आप एक्सपर्ट हो गए होंगे इन चीज़ों में। अच्छा देखिए घनत्व, तो घनत्व के लिए मैं एक सिंबल यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है रो, और रो बनता है आपका उल्टे पी जैसा। आपने घनत्व को कहीं कहीं डी से पढ़ा होगा, तो आप कहोगे भैया वहाँ डी से पढ़ लिया, यहाँ रो से पढ़ लिया। घनत्व के दोनों सिंबल हैं, कहीं आपको डी से मिलेगा, कहीं रो से मिलेगा। क्या पेपर में डी आ गया तो पेपर में कभी सिंबल नहीं आएगा, पेपर में वो नाम देगा। ये सिंबल सिर्फ हम अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं। भैया डी क्यों नहीं यूज़ कर ले रहे हो? डी मैं इस चैप्टर में गहराई के लिए यूज़ करूँगा, इसलिए हम रो सिंबल यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक सिंबल है जिसका है घनत्व। अब ये बताओ मुझे घनत्व का मतलब क्या है? देखो घनत्व का मतलब है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मान के चलिए मैंने एक ऐसा टैंक बनाया जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ 1 मीटर है। एक सेकंड रुको, एक टैंक मैंने बनाया, ये टैंक है मेरा, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ मैंने 1 मीटर रखी। आपको आज डेंसिटी की फीलिंग आ जाएगी, अरे यार ये सीधी क्यों नहीं। एक सेकंड का समय दे दो, आपको बेहतर समझ आ जाएगा थोड़ा सा डायग्राम से। अगर मैंने एक टैंक ऐसा बनाया है कि देखो इसकी लंबाई भी 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, इसकी ये चौड़ाई भी 1 मीटर है, ठीक है, और इसकी ये ऊंचाई भी 1 मीटर है, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? आपको पता है कि किसी भी, ये घनाभ बन गया, घनाभ का जो आयतन है वो 1 × 1 × 1, तो एक ही रहेगा। आयतन कैसे निकालोगे? 1 × 1 × 1, तीनों के साथ 1 1 मीटर है तो मीटर की पावर 3, मतलब इसका आयतन आ जाएगा 1 मीटर की पावर 3। मैंने एक टैंक बनाया जो 1 मीटर क्यूब का है। अब मैं इसमें पानी भरता हूं और पानी को हटाकर फिर मैं इसमें लोहा भरता हूं, कूट कूट कर लोहा लिया मैंने, और मैं उसका चूरन बना बना के उसको भर रहा हूं। और मैंने इनका द्रव्यमान देखा कि पानी कितना किलो आया और वो लोहा कितने किलो आया। तो मुझे बताओ कि कौन इस बर्तन में ज़्यादा आ जाएगा, किलोग्राम वाइज पानी ज़्यादा आ जाएगा या फिर आपका लोहा ज़्यादा आ जाएगा? ज़रा थोड़ा सा सोच के बताइए।
एक बार बताइए थोड़ा सोच के, तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो आपका उत्तर है कि जी लोहा ही ज़्यादा आएगा किलोग्राम में। अगर पानी मान लीजिए इतने बड़े टैंक में 1000 लीटर आता है, सॉरी 1000 किलो आता है, तो लोहा आपका 8000 किलो आएगा। ये फैक्ट है। 1 मीटर क्यूब के टैंक में अगर आप पूरा पानी भरोगे तो 1000 किलो आएगा, लेकिन लोहा जो है वो 8000 किलो आ जाएगा, क्योंकि लोहा जो है वो भारी है पानी से। ये तो हमें मोटा मोटी समझ में आता है। अब देखिए लोहा ज्यादा क्यों आ रहा है। लोहा क्यों ज्यादा आ रहा है? तो लोहा इसलिए ज्यादा आ रहा है क्योंकि अगर आप लोहे की स्ट्रक्चर देखोगे, मान लो आप इतना हिस्सा लोहे का लेते हो, इतना ही हिस्सा पानी का लेते हो, तो आप ये देखोगे कि लोहे के जो अणु हैं, ठोस के जो अणु होते हैं, वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक नजदीक होते हैं। तो इतने हिस्से में लोहे के में बहुत सारे अणु आपको नजर आ जाएंगे, जबकि द्रव के अणु जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। इसमें अणुओं की संख्या जो है वो कम है। तो लोहे में अणुओं की संख्या ज्यादा है उतने ही हिस्से में, और किसी द्रव में संख्या कम होगी। गैस तो और भी कम आएगी क्योंकि गैस के अणु और कम होते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का है कि जिन चीजों के अणु नजदीक होते हैं उनका भारीपन ज्यादा होता है, या मैं कहूं दूसरे शब्दों में उनका घनापन ज्यादा होता है, या तीसरे शब्दों में कहूं कि एक निश्चित आयतन में उन चीजों का द्रव्यमान ज्यादा समा सकता है। बस यही घनत्व कहलाता है। डेंसिटी का मतलब होता है कि उस वस्तु के अणु कितने ज्यादा नजदीक हैं, सिर्फ इतनी सी बात है। तो आप कह सकते हैं कि लोहे और पानी में लोहे के अणु ज्यादा नजदीक है। एक निश्चित जगह में लोहा हमेशा ही ज्यादा आएगा क्योंकि उसके अणु उस निश्चित जगह में ज्यादा हैं। तो जब आप किसी वस्तु के द्रव्यमान, जब आप ये देखते हो कि इस वस्तु का कितना द्रव्यमान कितने आयतन में समा सकता है, तो आप उसका घनत्व चेक कर रहे होते हो, घनापन चेक कर रहे होते हो। यानी कि डेंसिटी का अर्थ है कि उस वस्तु का कितना मास कितने वॉल्यूम में समा सकता है। जरा बताओ ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई? तो आप अब इसकी परिभाषा क्या पढ़ लेते हो? असल में देखो, परिभाषा के नाम पर तो आप सूत्र को ही लैंग्वेज में लिख देते हो, लेकिन परिभाषा से समझ कुछ नहीं आता। समझ हमेशा ऐसे आता है। अब परिभाषा क्या लिख देते हो? द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं, या एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा घनत्व कहलाती है। इससे कुछ समझ नहीं आता घनत्व, बट डेफिनेशन तो ऐसी ही बनेगी। लिख लो। तो द्रव्यमान तथा आयतन का अनुपात, ये क्या है? द्रव्यमान तथा आयतन का अनुपात। यानी कि भैया दिस इज द रेशियो ऑफ मास टू डेंसिटी। ठीक है, तो ये मुझे अच्छे से समझ में आ गई है। अब और जरूरी बातें किस क्या हैं इससे? अच्छा, डेंसिटी को मैं दिखा रहा हूं सिंबल रो से, मास को दिखाऊंगा मैं एम से, और वॉल्यूम को वी से। तो डेंसिटी इक्वल्स टू, आप तो कभी ऐसे ना भी याद करो तो भी चल जाएगा, आप हमेशा ये याद करो कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। वादे के अनुसार मात्रक को बनाना सीखेंगे, यूनिट को। तो यूनिट बनाइए, द्रव्यमान का केजी है और आयतन का मीटर क्यूब है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लिख सकते हो कि केजी मीटर की पावर -3। इसका ऐसा ही मात्रक यही होता है, एक शब्द वाला इसका ऐसा ही मात्रक नहीं है। इसकी डायमेंशन अगर आप मुझसे पूछो तो शायद मैं कहूँ विमा। अगर आपने ये पढ़ा है कि केजी की जगह एम लिखना है, देखो डायमेंशन बहुत आसान चीज है। अगर आपने मेरी वो क्लास ली है जिसमें मैंने ये बताया है, केजी को आप इतना समझो, बस केजी को एम लिखना है, एम को एल लिखना है, बस हो गई डायमेंशन खत्म। भाई ऐसे लिख लो, केजी तीन चीज हैं, किलोग्राम है, मीटर है, समय है, सेकंड है। डायमेंशन में केजी की जगह एम लिख दिया करो, एम की जगह एल लिख दिया करो, सेकंड की जगह टाइम लिख दिया करो, खत्म कहानी। हो गए डायमेंशन। जिनको डायमेंशन में समस्या है, कुछ भी नहीं है डायमेंशन में, आप पता नहीं क्यों इसको तोप बनाए रखते हो। जिसको मात्रक समझ में आ गए उसको डायमेंशन समझ में आ गई। जिनको नहीं समझ में आ रहा था समझ लेंगे
केजी की जगह एम लिख दूंगा। अब मुझसे ये सवाल ना करना एम की जगह एम क्यों नहीं लिखा, अरे ये मीटर है, मीटर किसका मात्रक है, लेंथ का, इसलिए लिखा है। ठीक है, कैसी राशि है, तो भैया जी अगर आप यहां से देखना चाहें तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है, प्लस लोगे, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, प्लस लोगे, और प्लस 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 का मतलब एक अदिश राशि है। और जिन्होंने इन चीज़ों को सीखा समझा है पहले से उनको समझ में आ गया होगा, नहीं तो सीधा याद रख लो कि ये एक अदिश राशि है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हमें सब इजी लगती है। बहुत सारा आभार आपका, थैंक यू। बहुत बढ़िया अभिषेक, वेरी गुड। पदार्थ का घनत्व जो है द्रव्यमान और आयतन के बीच का संबंध है। चलो थैंक यू भैया जी, विमा निकालना आ गया, बहुत बढ़िया, आपको समझ आया, ओके। मात्रक आ गया तो विमा आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बताएंगे साथी, सभी को ये बात क्लियर है? अब देखो, कुछ वस्तुओं के घनत्व, अब ऐसे तो बहुत सारी दुनिया में वस्तुएं हैं, असल में घनत्व में हम यही देख रहे होते हैं कि 1 मीटर क्यूब में उस वस्तु का कितना द्रव्यमान समा सकता है। घनत्व के नाम पर हम यही चेक करते हैं। तो सबके तो हमें नहीं रटने हैं, कुछ के मैं आपको लिखवा रहा हूं, उनका याद रखना। जैसे नोट डाल के लिखो, पूछा जाता है जल का घनत्व, या पानी कह दीजिए, जल का घनत्व यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर की डेंसिटी होती है 1000 एग्जैक्टली, यानी कि 1 मीटर क्यूब जो मैंने बॉक्स बनाया था उसमें 1000 किलो पानी आ सकता है। 1 मीटर क्यूब का अगर आप टैंक बनाएं तो 1 मीटर छोटा मोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर ऊंचाई, बहुत बड़ा हो जाएगा, उसमें 1000 किलो पानी आएगा, लीटर वाइज नहीं, किलो वाइज। दूसरा आपसे पूछा जाएगा, जैसे कंपैरिजन के लिए बता दूं मैं, लोहे का घनत्व, ये भी पूछा गया है रेलवे में, यानी कि डेंसिटी ऑफ आयरन, डेंसिटी ऑफ आयरन। तो मैं आपको अप्रॉक्स बता रहा हूँ, लगभग ये 8000 होती है, 8000, ये अप्रॉक्स में, ठीक है। 8000 जैसे 162 आए, 8000, 8115 आए, तो आप लगा देना, वही मतलब अप्रॉक्स होती है, क्योंकि लोहे की भी बहुत सारी वैरायटी होती है ना, लोहे के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। अच्छा अगला देखिए आप, तीसरा, आगे देखो आप, पारे का घनत्व, पारे का घनत्व, मरकरी जानते हैं आप सभी, डेंसिटी ऑफ मरकरी। देखिए पारा क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, एप्लीकेशन क्लास है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा ना। ओ भाई, आप तो समझते हैं कि जो खेतों में पड़ता है ना सर्दियों में, वो पारा होता है, लेकिन असल में वो पारा नहीं होता है। मरकरी। देखो, हाँ यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको, ये होता है आपका मरकरी, ये एक लिक्विड फॉर्म में मेटल है। अब आपने ऐसा कोई लिक्विड ही नहीं देखा होगा कि देखो हाथ से बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको क्या होता है। ये है आपका मरकरी, ये असल में एक धातु है, मेटल है, बट किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, ये द्रव की फॉर्म में है। कोई भी मेटल लिक्विड फॉर्म में होता ही नहीं है, इंस्टेड ऑफ दिस। आप देखिए, लोहा एक धातु है, सॉलिड फॉर्म में है, एल्यूमिनियम एक धातु है, सॉलिड फॉर्म में है, चांदी एक धातु है, मेटल है, एल्यूमिनियम सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन मरकरी एक धातु है और ये लिक्विड फॉर्म में है। ऐसा क्यों? देखो भाई, लिक्विड है तो मेटल नहीं होना चाहिए था, जितने भी धातुएं हैं, जितने भी मेटल हैं, सब सॉलिड हैं, लेकिन ये अकेला ऐसा क्यों है कि ये मेटल है और फिर भी ये लिक्विड है और फिर भी मेटल की फॉर्म में आपने डाल रखा है? आओ इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो, असल में हम जो सॉलिड, लिक्विड और गैस को क्लासिफाई करते हैं ना, डेंसिटी के हिसाब से करते हैं। जिनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिनका भारीपन ज़्यादा होता है, हम कहते हैं कि वो ठोस हैं। जिनका भारीपन थोड़ा सा मीडियम होता है, 1000 के आसपास, जैसे आप पेट्रोल का उठाएंगे तो 783 रहेगा, डीजल का उठाएंगे 800 के आसपास रहेगा, शहद का उठाएंगे 2000 रहेगा, तो जिनका 1000-2000 की रेंज में होगा उनको हम बोल देते हैं आपका लिक्विड। जैसे जिनका 8-9 हज़ार की रेंज में रहेगा वो ठोस हो जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे। और
जिनका 1000-2000 की रेंज में रहेगा वो द्रव हो जाएंगे, लिक्विड हो जाएंगे। अब आते हैं पारा साहब, मरकरी आती है और मरकरी कहती है, इनसे पूछा गया हाँ जी क्या बनना चाहोगे, ठोस, द्रव या गैस? इन्होंने कहा सुनो, हमारी डेंसिटी है 13,600 kg पर मीटर क्यूब, लेकिन हम फॉर्म में है लिक्विड की में, द्रव हैं लेकिन द्रवों की कैटेगरी में जाएंगे नहीं, डेंसिटी अच्छी खासी है, तो फिर इनको मेटल बोल दिया जाता है, इसको धातु बोला जाता है। इसको धातु इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है ना वो सॉलिड्स को टक्कर दे रही है। तो ऐसा नहीं है कि केवल मेटल की कैटेगरी में सॉलिड्स को ही रखा जाएगा, मापदंड ये था जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो भाई मरकरी की डेंसिटी खतरनाक है, 1 मीटर क्यूब में, उस टैंक में जहां 1000 किलो पानी आता है, मरकरी आपकी 13,600 किलोग्राम आ जाएगी। पता है, मरकरी में आप नीचे डूबोगे ही नहीं अगर मरकरी पे कूदोगे तो, क्योंकि नीचे से फोर्स बहुत लगेगा, वो हम आगे सीखेंगे। तो ये कुछ आपको मैंने आइडिया दिया डेंसिटी का। उम्मीद है कि आपको डेंसिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से डेंसिटी रहती है। बाकी दुनिया के हर एक मटेरियल की हमें नहीं रटनी है, ना हमें याद रखनी है। लोहे की तो जस्ट मैंने समझाने के लिए दी है, इसकी भी मत याद रखना, लेकिन इन दोनों की याद रखना, इनका प्रैक्टिकली बहुत यूज़ होता है। आप समझते होंगे पारे का यूज़ थर्मोमीटर वगैरह में। तो यहाँ तक हमने आ, कहें तो सॉलिड के प्रेशर को ख़त्म कर लिया है। सॉलिड का प्रेशर तो पहले ही हो गया था, डेंसिटी टॉपिक सभी के लिए है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आगे कल हम समझेंगे लिक्विड का प्रेशर, और लिक्विड का प्रेशर आपको तब समझ आएगा जब आपको डेंसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता होगा। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी बहुत अच्छे से, शानदार तरीके से अपना आज का कॉन्सेप्ट याद करके आना, क्योंकि कल का कॉन्सेप्ट इसी से मिलता जुलता है। हाँ, मेटलों से भी ऊपर निकल गया, बादशाह है, पुष्पा है, झुकेगा नहीं भाई। अब आपके जो थोड़े से व्यक्तिगत डाउट थे, एक बार आप उन्हें मुझसे फटाफट पूछ सकते हैं। आज का जो 10 मिनट का समय है, क्योंकि आपकी पता है आपको बुक जा रही है, तो बुक के लिए मैंने ऑफिस से अपने से 2 दिन की छुट्टियां ली हुई हैं। सैटरडे संडे ऑफ था, मंडे ट्यूसडे मैंने लिया हुई हैं अपनी छुट्टियां। तो पूरे 4 दिन मैंने आपकी बुक के लिए डेडिकेटेड किए हैं। बुक को फाइनल या अंतिम रूप हम दे रहे हैं ताकि वो आपके हाथों तक पहुंच जाए। और बुक में हर एक वर्ड, वैसे तो देखिए बाकी बुक्स में हमारी बुक टीम काम करती है, लेकिन इस बुक में मैंने एक एक शब्द अपने हाथों से लिखा है, वो भावनाएं। देखो यार, क्लास जितना तो नहीं लिख सकता मैं बुक में, मैंने कोशिश भी की, बट बुक बहुत मोटी हो जा रही थी, फिर उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की है कि बहुत कम शब्दों में, आसान भाषा में आपको वो चीज़ें समझाई जाएँ। तो मैं आज छुट्टी पर हूँ, कहने का मतलब ये था। इसलिए मेरे पास 10 मिनट है, मैं आपको 10 मिनट अभी दे सकता हूँ। सबसे पहली बात है मेडिटेशन की। देखो, फ़ायदा मेडिटेशन के, असल में मेडिटेशन क्या होता है कि आप अपने ब्रेन को, अपने विचारों को कंट्रोल कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि आप कभी भी खाली बैठिए, आपके दिमाग में ना एक उथल-पुथल मचने लगती है। अपने आप ही विचारों का ना बाढ़ सी आ जाती है। आप अगर नहा भी रहे हैं ना, तो हाथ तो अपने आप चल रहे हैं, मान लो साबुन लगा रहे हैं शरीर पे, लेकिन दिमाग में विचार कुछ और चल रहे हैं। ये एक, मतलब, ठीक स्थिति नहीं होती, इसको अच्छी स्थिति नहीं कहा जाता। कि अगर आप बैठे हुए हैं, आप खाली बैठे हुए हैं, रिलैक्स बैठने की कोशिश कर रहे हैं, बट विचार आपके दिमाग पे हावी हैं। आप पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कई बार खामखा विचार आने शुरू हो जाते हैं। आपने देखा भी होगा, कई बार तो हम खुद से सोचते हैं, वो अच्छा है, आप अपनी योजनाएं बना रहे हो आज की कि यार आज ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन कई बार विचार अपने आप आ जाते हैं, यार उसने मुझसे ऐसे क्यों कह दिया, यार ऐसे कैसे हो गया। और ऐसा भी नहीं है कि उन विचारों का कोई सीक्वेंस होता है। एक विचार खत्म हुआ ना, उसके आप समाधान पे पहुंचे, दूसरा विचार अपने आप आ गया। तो इसमें ऐसा होता है कि फिर हमारा अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं है। और विचारों पर कंट्रोल बन पाता है जब आप मेडिटेशन करते हैं। आप देखते होंगे कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं, तो आप जितना सोच के बैठे हैं उतना कह ही नहीं पाते हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। असल में हमारे पास अपने विचारों को मूर्त शब्दों का रूप देने के लिए प्रॉपर शब्द ही नहीं है। ऐसा होता है जब हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। आपको करना क्या है, मेडिटेशन की कोशिश करिए सुबह उठकर। अब मेडिटेशन करें कैसे? तो मेडिटेशन का तरीका है, तरीका सबको आता होगा बैठने का, बैठिए, अपने हाथों को अपनी जो पैर हैं उनके बीच में ऐसे करके रख लीजिए, अपनी बॉडी को फुल्ली रिलैक्स कर दीजिए। और रिलैक्स करने के बाद अपनी या तो यहाँ फोकस करिए या यहाँ फोकस करिए। यहाँ फोकस करने से कई सारे लोगों को ना दर्द होने लगता है सर में, तो आप यहाँ फोकस करिए। अब यहाँ फोकस करने में, जैसे ही आप यहाँ फोकस करने की कोशिश करेंगे, तो आपके दिमाग में फिर से विचार आएंगे। जब भी विचार आए तो उन विचारों को आप हटाइए, उन विचारों से परे हो जाइए। अगर आप शुरुआत में ये नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो यूट्यूब पे डालिए मेडिटेशन म्यूज़िक।
मेडिटेशन बहुत सारे म्यूज़िक आते हैं, अपने कानों में उसे लगाइए और उसे लगा के बैठ जाइए। उसकी मदद से आप इधर-उधर नहीं भटकेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप मेरे कहने से कम 1 हफ़्ते इस प्रैक्टिस को करके देखिए। आपको अपने दिनचर्या में अलग ही परिवर्तन दिखेंगे। आप जो परेशान रहते हैं, घबराए रहते हैं, आप किसी से कुछ भी बात बोल देते हैं, किसी के भी बहस डिस्कशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप उन सब चीज़ों से बच जाएँगे और बचना ही पड़ेगा। तभी आप अपने रास्तों पर जा सकेंगे। आपके पास एक सफिशिएंट एनर्जी है। अगर इस एनर्जी को हम इधर-उधर फालतू की चीज़ों में लगाएँगे, तो आप अपने लिए नहीं कर पाएँगे कुछ भी। हमें ज़रूरत है कि फालतू की नकारात्मक चीज़ों को हटाएँ और सकारात्मक दिशा में अपनी ऊर्जा को हम लगाएँ। ठीक है? आपकी दिमाग की कैपेसिटी, आपकी जो सोचने-समझने की कैपेसिटी है, जो आप पढ़ते हैं बट समझ में नहीं आता है, सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ़ ये मेडिटेशन है। और अगर आपको मैं बता रहा हूँ, मतलब मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि मैं तो सिर्फ़ 10 दिन के लिए कह रहा हूँ। 10 दिन बाद आपको इतना अच्छा लगने लग जाएगा कि आप खुद ही नहीं छोड़ोगे इस चीज़ को। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, एक बहुत पावरफुल चीज़ है। ठीक है? हाँ, सुबह उठकर थोड़ा-सा करना है। कोशिश करिए सुबह को, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 4-5 बजे उठिए। आपका जो भी समय उठने का रहता हो, देखो सीधी बात है यार, 8 घंटे कम से कम निकालो सोने के लिए। आप 10 बजे सो जाते हो, तो सुबह सो के उठिए 6 बजे। मिनिमम 7 तो रखिए, 7 से नीचे मत जाइएगा। तो अगर आप 10 बजे सो जाते हैं, तो अपना उठ जाइए 6 बजे। अगर आप 11 बजे सो जाते हैं, तो अपना उठिए फिर 7 बजे। अगर आप 9 बजे सो जाते हैं, तो अपना उठ जाइए 5 बजे। लगभग 7 से 8 घंटे का टाइम फ्रेम आप निकालिए। तो ये रही आपकी समस्या और उसका ये समाधान हो गया। ज़रूर इस चीज़ को करना और लगभग 10 दिन के लिए इसको करिए और फिर मुझे इसके साथ परिवर्तन बताइए। निश्चित तौर पर आपको परिवर्तन मिलेंगे। हो सकता है कि कोई आपका मज़ाक भी उड़ाए, लेकिन देखो मैं कहूँगा मतलब कर लेना आप और फिर उनको खुद को उनके फ़ायदे बताना। मैं आपको कभी पढ़ी हुई चीज़ें नहीं बताता हूँ, मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ, जिनका मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है। और मैं आपको बताऊँ, अभी मेरे पास थोड़ा-सा टाइम कम है, जब से मैं गवर्नमेंट जॉब में आया हूँ। लेकिन केवल जब मैं टीचिंग करता था, तो मैं 50-50 मिनट, 1-1 घंटे, डेढ़-डेढ़ घंटे के मेडिटेशन भी करता था। अभी मैं गया था, एक ईशा योगा सेंटर है आपका कर्नाटका में, वहाँ पर बताऊँगा मैं आपको कभी आगे, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। मेडिटेशन का प्रोग्राम है वहाँ पर पूरा, तो लगभग 3 घंटे वहाँ पर मैंने मेडिटेशन किया था। मतलब आप मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे ये माने, वो माने, लेकिन आप देखना कि जो भी व्यक्ति मेडिटेशन करता होगा, उसके शब्दों में, उसके बात करने के तरीके में, उसके किसी चीज़ को समझाने के तरीके में एक अलग ही संतुलन आपको अवश्य मिलेगा। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, आप किसी भी व्यक्ति से बात करना जो मेडिटेशन करते हों, एक अच्छा खासा मेडिटेशन करते हों, आपको उनसे बात करके ना एक अलग ही तरीका फ़ील होगा कि यार वाह! इसके शब्द बाँध लेते हैं उन व्यक्ति के शब्द, तो आप भी उसी स्टेट में पहुँच जाएँगे, अगर आप ठीक से उस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं। चलिए, मिलते हैं कल की क्लास में, आज का अच्छे से रिवाइज़ करके आइएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।